बैंक, कहीं पे भी जाके आप खोल सकते हैं डीमैट अकाउंट, और उसके अंदर सीमलेसली सारी चीजें एक एक जगह पे बंद ही रहती हैं। जितने भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं सब आपको मिलते रहते हैं, उनकी वैल्यू मिलती रहती है। सो इट्स वेरी इजी टू मैनेज। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको किसी भी आप स्टॉक ब्रोकर के पास जा सकती हैं या किसी बैंक में जा सकती हैं, वहां पे आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। नाउ दीज आर द टू बेसिक इंग्रेडिएंट्स कि भाई अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको दो पैसों की जरूरत है, दो चीजों की जरूरत है, एक तो पैसे और दूसरा उसको कहाँ रखना है। अब पैसों को रखने के लिए तो आपने बैंक अकाउंट खोल लिया, लेकिन जो फाइनेंशियल एसेट्स आप खरीदने वाले हैं उसको रखने के लिए आपको डीमैट अकाउंट आपने खोल लिया। अब उसको खोलना वोलना कैसे है वो सब उसकी डिटेल में यहाँ पे जाने का वक्त नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द इन्वेस्टमेंट क्लासेस, अब हम गोल्ड पे आते हैं। अब गोल्ड किस तरह से आप खरीद सकते हैं? सबसे आसान तो मेरी, क्योंकि ज्यादा ऑडियंस शायद लेडीज हैं, तो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी इसी में आएगा, आसान भी रहेगा। तो सबसे आसान तो ये है कि आप ज्वेलरी जाके और बाजार से ज्वेलरी खरीद लें। दूसरा ये है कि फिजिकल गोल्ड खरीद सकती हैं, कि फिजिकल आप ज्वेलर के पास गए, उसके पास एक गिन्नी ले ली या कोई गोल्ड बिस्किट ले लिया। इसके अलावा दो तरीके और भी हैं गोल्ड को ओन करने के लिए। एक तो ईटीएफ होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, और दूसरा होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आप जिसे एसडीबी कहते हैं, जो सरकार इशू करती है। अब ज्वेलरी जैसे ही आप खरीदती हैं तो आप समझ लीजिए कि आप 30% इमीडिएटली राइट ऑफ हो गया, चाहे उसमें खोट हो गया, चाहे बाय सेलिंग डिफरेंस हो गया, वट एवर हुआ। तो दिस इज द मोस्ट इनएफिशिएंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड। आपको ज्वेलरी का शौक है वो दैट्स अ सेपरेट इशू, बट आज हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्वेलरी इज द मोस्ट इनएफिशिएंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड। दूसरा, आपको फिजिकल अगर रखना है, फिजिकल के अंदर क्या है, आपको चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करिए आपके पास कैश वैश पड़ा हुआ है, तो आप उससे ज्वेलर से गोल्ड बिस्किट के फॉर्म में रखिए, जो प्योरेस्ट फॉर्म है 0.999 का या 0.995 प्योरिटी का, या आप गिन्नी रख सकते हैं, गिन्नी खरीद सकते हैं, जिसके अंदर बाय सेल में यू जस्ट पे द डिफरेंस ऑफ बाइंग सेलिंग। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज क्या है कि गोल्ड नया क्रिएट नहीं हो सकता। इट कांट बी, जैसे डॉलर प्रिंट हो सकते हैं, रुपए प्रिंट हो सकते हैं, गोल्ड प्रिंट क्रिएट नहीं करा जा सकता। इसीलिए इट्स अ वेरी गुड हेज अगेंस्ट ऑल इन्फ्लेशन रिस्क, करेंसी रिस्क। आप देखिए कि डॉलर तो आप लीगली रख नहीं सकते, सो द बेस्ट वे इज टू कीप सम मनी इन गोल्ड। दैट इज, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, सपोज करिए आपके पास 10 लाख, उसमें से कम 10% आपका गोल्ड में होना चाहिए। तो दिस इज वन वे ऑफ हेजिंग योर इन्फ्लेशन रिस्क, योर करेंसी रिस्क। कल को इंडिया की सॉवरेन रेटिंग खराब हो जाती है, डॉलर बहुत तेज हो जाता है, रूपी की वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है, तो द थिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू इज गोल्ड। गोल्ड आप जैसे अभी मैं बताया कि फिजिकल ले सकते हैं। दूसरा तरीका अच्छा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये सरकार ने अभी रिसेंटली शुरू करा, करीबन 3 साल पहले। आरबीआई इशू करती है टाइम टाइम पे, साल में 4-5 बार वो इशू होता है, और जो भी प्रिवेलिंग रेट है उस पे वो इशू किया जा सकता है, जाता है, और 1 ग्राम का उसका यूनिट होता है, और वो 6 साल की उसकी मेच्योरिटी होती है। लॉक इन 6 साल का रहता है, बट वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है, और जो आप उसमें इन्वेस्ट करती हैं उसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट आरबीआई साल का देते हैं, और वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके सीधे डीमैट अकाउंट में चला जाता है। तो आपको अपने रुपए पे इंटरेस्ट भी आ गया, और 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, और सेफली वो आपके डीमैट अकाउंट में भी पड़ा रहा,
चोरी का रिस्क नहीं है, खोने का कोई रिस्क नहीं है, इधर उधर कोई होने का रिस्क नहीं है, इनकम टैक्स के रेट का कोई रिस्क नहीं है, सब चीजें सामने है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, या आपका जो ऑनलाइन बैंक अकाउंट है उसी में अगर आप जिस वक्त वो खुला रहता है उस वक्त आप ऑप्शन होती है वहां पे आप जाएं, अप्लाई फॉर ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड करेंगे तो वो आप कर पाएंगे। और 1 ग्राम का उसका यूनिट होता है, तो आप समझ लीजिए कि अभी 4700 रुपए का 10 ग्राम चल रहा है, तो यू मिनिमम टिकट साइज वुड बी 47। आप 4700 रुपए का एक बॉन्ड खरीद सकती हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा। जो चौथा तरीका है वो है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब पहले ये ईटीएफ मैं कई बार यूज करूंगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप समझिए कि एक म्यूचुअल फंड है, सरकार सेबी जो है कई म्यूचुअल फंड्स को लाइसेंस देती है कि वो लोगों के पैसे इकट्ठे करे और उसको एक म्यूचुअल फंड की रूप में उसको इन्वेस्ट करे। तो करीबन 30 ऐसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनको ये लाइसेंस मिला हुआ है, और वो लोग आपके फंड्स को मैनेज करते हैं। और जो उसकी एनएवी रोज निकलती है, और क्योंकि इसका नाम ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं और हर वक्त बिकते खरीदे बेचे जाते हैं, और बाय सेल के अंदर बहुत ही कम गैप रहता है। तो आप समझिए कि आप 10,000 लोग इकट्ठे हो गए, सबने पैसे दिए और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो गए, उसने गोल्ड खरीदा, सेफली वोल्ट में रखा, तो उसके आपको यूनिट्स इशू कर दिए और वो आपके डीमैट अकाउंट में फिर से आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच गए। तो इसके अंदर क्या है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में टेक्निकली 6 साल का लॉक इन है, लेकिन अगेन वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रहते हैं, कभी भी खरीदे बेचे जा सकते हैं, बट एक रिस्क फिर भी रहता है कि शायद लिक्विडिटी ना हो, उतनी अच्छी ना हो। बट ये ईटीएफ के अंदर लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है, आप जब मर्जी खरीद सकते हो, जब मर्जी बेच सकते हैं। आपने जिस दिन खरीदा आपको पैसे देने हैं, और जिस दिन आपने बेचा वो 2 दिन के बाद आपको चेक मिल जाएगा। तो दिस इज आई थिंक मोस्ट इजी वे टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड। सेकेंड, द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड इज सॉवरेन गोल्ड। तो आप ये पकड़ के चलिए कि गोल्ड में आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो तीसरा हमारा क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, एसेट क्लासेस, वो है स्टॉक्स। अब ये थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा हो जाता है। अब स्टॉक्स के अंदर भी आप 3 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी कंपनी है, जैसे आपकी पार्टनरशिप कंपनी है, आप 3 आदमी मिलके पार्टनरशिप कंपनी एक बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म, उसमें 3 हिस्सेदार हो जाते हैं और उसका प्रॉफिट आपको मिल जाता है। शेयर्स क्या होते हैं? अगर एक ये पार्टनरशिप कंपनी एक बहुत बड़ी, आप एज्यूम करिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई, उसके वो बहुत छोटे 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 हिस्से, करोड़ों में हिस्से बना देते हैं, और वो आपको एक हिस्सा खरीद दिया जाता है। अब जो कंपनी अच्छी चलती है उसके वो जो हिस्से हैं या शेयर्स हैं वो ट्रेड होने शुरू हो जाते हैं, तो जो अच्छी कंपनी है उसके शेयर की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाती है, और जो शेयर खराब हैं उनकी वैल्यू नीचे हो जाती है। तो दैट इज गोज अप एंड डाउन। बट जो रिटर्न वाइज है, वो सबसे अच्छा रिटर्न स्टॉक्स में आता है, शेयर बाजार में। अब उसके अंदर आपको किस तरह से आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बेसिकली 3 जरिए हैं। फर्स्ट इज यू कैन गो थ्रू द म्यूचुअल फंड, सेकंड इज ईटीएफ, और थर्ड इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट स्टॉक्स। अब सबसे पहला पोर्शन आता है म्यूचुअल फंड्स का। जिस तरह से मैंने आपको गोल्ड ईटीएफ के बारे में बताया था, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स लोगों के पैसे इकट्ठे करते हैं, वहां पे प्रोफेशनल मैनेजर्स रहते हैं, और वो मैनेजर्स आपके बिहाफ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली
उसके अंदर भी कई बाइफर्केशंस होती हैं, सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स होते हैं और आपके बैलेंस म्यूचुअल फंड होते हैं, मल्टी कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, वेरियस एसेट क्लासेस हैं जो कि आपका कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा कि आपको किस तरीके के म्यूचुअल फंड में जाना है। अगर आपको बहुत सिंपल रखना है, इस किसी झमेले में नहीं पड़ना, तो आपके लिए ईटीएफ, अगेन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है कि जो एनएससी है या बीएससी है, वो अपने टॉप 50 कंपनीज, बीएससी के केस में टॉप 30 कंपनीज, उनको लेते हैं और उनकी प्राइस का वैल्यू निकाल के, मार्केट कैप उसकी रिलेटिवली निकाल के, उसका एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं। और एनएससी के जो इंडेक्स है उसे निफ्टी कहते हैं, और जो बीएससी है उसका इंडेक्स होता है सेंसेक्स। अब ईटीएफ क्या होता है कि सपोज करिए एनएससी ने बोला कि ये हमारी 50 कंपनीज हैं जो हमारी निफ्टी का प्रोपोर्शन है, उसके प्रोपोर्शन में एक फंड क्रिएट करा जाता है और टॉप 50 कंपनीज उस फंड में रखी जाती है। उस फंड की एक एसेट वैल्यू निकाली जाती है जो कि रफली निफ्टी का जो इंडेक्स है उसको मिरर करती है, और वो हर वक्त ट्रेड होता है। तो आपको इस झमेले में पड़ना नहीं पड़ता कि आपको रिलायंस खरीदना है, टाटा स्टील खरीदना है, हिंदुस्तान लीवर खरीदना है या XYZ कौन सा शेयर खरीदना। आप सीधा सीधा अपने ब्रोकर को बोलती हैं या ऑनलाइन करती हैं कि भाई हमें निफ्टी का जो ईटीएफ है जिसे निफ्टी 20 कहते हैं वो खरीद दें, तो वो हर वक्त चलता रहता है और उसकी जो रिटर्न है या लॉस है वो सब निफ्टी को मिरर करती है, एंड ऑटोमेटिकली टॉप 50 कंपनीज वो उसमें रहती हैं। अब कोई कंपनी अगर खराब कर रही होती है तो उसको उसमें से निकाल देते हैं एक्सचेंज इंडेक्स में से, जो बेटर अच्छी कंपनी होती है वो उसके अंदर आ जाती है। तो आपकी जो रिटर्न है वो एक्सचेंज निफ्टी को मिरर करती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो निफ्टी का इंडेक्स है ये 9025 साल में 900 से लेके 12000 हो गया। तो दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन बीट द इन्फ्लेशन। और इसके अंदर सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्ट करने का क्या है? आपको एक मुश्त इन्वेस्ट नहीं करना, आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे एसआईपी है वो ईटीएफ में करिए। आपने सोच लिया कि हाँ जी मेरे को हर 15 दिन में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आप नियम से हर 1 तारीख को, हर 15 तारीख को 10,000 रुपए की ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ खरीदते रहे। जैसे ही आप खरीदेंगे आप पेमेंट करिए ब्रोकर को और आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर पहुंच जाएगा और उसकी वैल्यू वो ऑटोमेटिकली घटती बढ़ती रहेगी एज पर दी मार्केट रिलेटिव। तो सबसे आसान तरीका सारे बिगिनर्स के लिए ईटीएफ। राजीव जी एक चीज पूछना चाहूँ, मतलब आप एक्सप्लेन कर दीजिए सबको कि ईटीएफ आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि आसान तरीका है। जहां तक मेरी समझ में आता है कि एक लेमैन को हमें हर स्टॉक पर्सनली इंडिविजुअली जाके रीड नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम ईटीएफ खरीदेंगे। एग्जैक्टली। सो प्लीज कैन यू एक्सप्लेन। अभी सपोज करिए एक टॉप 50 शेयर्स है, उसमें रिलायंस भी है, टाटा स्टील भी है, हिंदुस्तान लीवर भी है और सारी चीजें हैं। जैसे आप खाना बनाती है ना, उसके अंदर आपको प्याज है, हरी मिर्च है, नींबू है, नमक है, वो सब अलग अलग इंग्रेडिएंट है। ये आपको एक रेडीमेड फूड पैकेट मिल रहा है जिसके अंदर कुछ पोर्शन हिंदुस्तान लीवर का भी है, कुछ पोर्शन रिलायंस का भी है, कुछ शेयर, कुछ पोर्शन टाटा स्टील का भी है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर एक रिस्क रहता है कि वो आउट परफॉर्म करते हैं, इंडेक्स को बीट भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान भी कर देते हैं। तो इसलिए फॉर अ बिगिनर ये एक मिक्स है ईटीएफ, जिसके अंदर आपको 50 कंपनीज का मिक्सचर मिल रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार ये सजेस्ट कर रहा हूं कि ईटीएफ इज द राइट वे टू स्टार्ट। अब ईटीएफ भी, उसमें भी कई तरीके के ईटीएफ होते हैं। एक तो सीधा निफ्टी का होता है
जो कि टॉप 50 कंपनीज है निफ्टी। दूसरा होता है जूनियर निफ्टी का, जो निफ्टी के अंदर जो 51 से लेके 100 तक जिनकी रैंकिंग है कंपनी, उसे जूनियर निफ्टी कहते हैं। वो जरा थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ऊपर नीचे ज्यादा जाता है, थोड़ा सा जायके के लिए वो भी रखा जा सकता है। सीपीएसई की ईटीएफ होती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनकी मिक्सचर करके एक भारत 22 ईटीएफ है, जिसके अंदर आपको सारा जो मिक्सचर मिलेगा वो इंजीनियर्स इंडिया, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, जितनी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, डिविडेंड कंपनी, बीएचईएल, उन सब का मिश्रण मिलेगा, उसे सीपीएसई ईटीएफ कहते हैं। आजकल ऑफ कोर्स इट इज नॉट टू मच इन फेवर। तीसरा तरीका है डायरेक्ट स्टॉक्स। डायरेक्ट स्टॉक्स एक टेढ़ी खीर है। टू स्टार्ट विथ आई डोंट एडवाइज, बट वह एक बार जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो दिस इज द थिंग दैट गिव्स यू द किक, कि आपको टाटा स्टील लेने में मजा आ रहा है या रिलायंस लेने में मजा आ रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर आप स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए दो तरीके हैं। अगेन, आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तुक्के मत मारिए बस। खुशी, अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स करने हैं बेशक करिए, लेकिन उसके पीछे कुछ स्टडी इन्वॉल्व हो चाहिए। अब उसकी स्टडी दो तरह की है, एक फंडामेंटल एनालिसिस है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस है जो आप कंपनीज की परफॉर्मेंस, उसकी बैलेंस शीट, वो सब चीजें स्टडी करते हैं, उनके नंबर्स देखते हैं, वो सब देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस है उस कंपनी के चार्ट्स, वो चार्ट्स की स्टडी। उसके अंदर it is assumed that every fundamental, every news is built into the price. प्राइस भगवान है, तो प्राइस जो भी है उसको चार्ट बिहेवियर देखिए, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट्स लगाइए, वो ट्रेड कर सकते हैं इंडिविजुअल, दैट इज आल्सो डूएबल। बट ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगा जो काफी हद तक अपना एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं स्टॉक में। तो जैसे मैंने बताया कि करीबन 10% एटलीस्ट आपको गोल्ड में रखना चाहिए, कम से कम 40%, 50% आपको स्टॉक्स में रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज द प्लेस विच इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड मोस्ट टैक्स एफिशिएंट रिटर्न। आपको टैक्स जो है उसके अंदर काफी ब्रेक्स होती हैं, तो टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग टर्म आपको स्टॉक्स मार्केट से ही मिल सकता है। अब बाकी बचे 30-40% पैसों को क्या करिए? तो 10% तो ऐसा रखिए कि एक रिजर्व फंड में होने चाहिए, कि भाई हर वक्त सेविंग्स अकाउंट में हो, कि भाई दिन रात कभी पैसे की जरूरत पड़े तो वो होने चाहिए, वो आपका सेफ्टी फंड है। और करीबन 40% के करीब ऐसा होना चाहिए जो फिक्स्ड इनकम, जिसे हम फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, जिसमें आपको एक रेगुलर रिटर्न आती है, क्योंकि रेगुलर रिटर्न भी तो चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो कभी ऊपर है कभी नीचे है। आप रोजमर्रा की इनकम के लिए शेयर मार्केट का तो मुंह नहीं देख सकते। दैट इज अ वेल्थ क्रिएटिंग और वेल्थ ग्रोथ ऑफ वेल्थ स्कीम। आपको लेकिन 30-40% अपना 40% कम से कम फिक्स इनकम सिक्योरिटी चाहिए। अब फिक्स इनकम क्या है? हाँ जी। No, I would just say कि अब 100 में से आपने डिवीजन कर दिया, 10% दिया गोल्ड में, 40% स्टॉक्स में, 40% फिक्स इनकम में और 10% रिजर्व फंड में। रिजर्व फंड, ओके। ठीक। So everybody please note. This is suggested, आप कोई ऊपर नीचे हो सकता है। No, I'm just saying. It all depends कि what are your sources of income, how well your husband is doing, then it's. No, I was just trying to summarize it for everyone. Correct. अब फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के ऊपर थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि 4:30 हो गए। ओके, अब फिक्स इनकम सिक्योरिटीज क्या होती है कि जहां से आपको रेगुलर ब्याज आता है, ब्याज का उसके अंदर 3-4 कंपोनेंट है। सबसे इजी टू अंडरस्टैंड इज एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट। आप बैंक में जाते हैं, एफडी करते हैं, आपको 6% की रिटर्न आती है, 20-30% टैक्स कटता है, 4% की रिटर्न आपके घर में आ जाती है, उसे फिक्स इनकम
सिक्योरिटीज कहते हैं, कि आपको एक फिक्स इनकम आ रही है। अब इसकी कुछ वेरिएशंस भी होती है। फिक्स इनकम बेसिकली आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आती है एफडीआर, फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, फिर आते हैं कंपनी डिपॉजिट्स, और तीसरे नंबर पे आता है बॉन्ड्स। अब इनमें फर्क क्या है और इनके क्या क्या फर्क होते हैं? अब एफडी आपने कराई है, आपने बैंक में गए, 7% पे एफडी हो रही है जी, 1 साल की आपने एफडी कराई, आपको ब्याज मिल गया। अगले साल जब गए, वो बैंक वाला कहता है कि ये 6% हो रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको 6% पे करानी पड़ती है रिन्यू, क्योंकि इस वक्त जो है पिछले 4 साल से हमारा एक फॉलिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम है। हर 2-3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट घटा दिया जाता है। तो इसके अंदर जो बैंक एफडीज हैं वो सबसे बड़ी लूजर है, क्योंकि उसके अंदर आप जब जब रिन्यू कराते हैं आपको कम रेट पे रिन्यू होती है, और टैक्स एफिशिएंसी भी नहीं है उसमें। सरकार आपका पूरा इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसलिए उसकी टैक्सेबिलिटी एंगल से इट्स नॉट अ वेरी एफिशिएंट। दूसरा तरीका है डेट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि आपसे पैसे इकट्ठे करें और वो कंपनीज को डायरेक्ट लोन देते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं, आपसे 4% पे पैसे लेते हैं, 8% पे आगे देते हैं, 4% खुद कमाते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे पैसे इकट्ठे करता है, 8% पे सपोज करो वो आगे लोन देता है कंपनीज को, उसमें से 1% अपना मैनेजमेंट फीस काटता है, और बाकी के पैसे आपके एनएवी में जुड़ जाते हैं। इसे डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। और उसके अंदर आपको रफली जो भी जिस रेट पे वो लैंड कर पा रहे हैं, उसमें से 1% वो अपना मैनेजमेंट फीस काट के आपको, सपोज करिए 8% पे वो लैंड कर पा रहे हैं, तो 7% आपको मिल जाता है। उसमें भी म्यूचुअल फंड के कई कैटेगरीज हैं। डेट म्यूचुअल फंड में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, या हाई रिस्क वाली जो क्रेडिट रिस्क फंड वगैरह है, उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क है कि अगर उनके पैसे कोई कंपनी मार ले तो वो आपके ही मरते हैं। एफडी के केस में वो नहीं होता। अगर बैंक में कोई एनपीए हो जाता है, कोई बोरोवर बैंक के पैसे नहीं दे पाता, आपकी एफडी महफूज रहती है, आपको एफडी के पैसे मिलेंगे, बट म्यूचुअल फंड के अंदर वो सारा रिस्क आपके ऊपर आता है। जो अगर आपने अखबारों में अभी देखा भी होगा कि कुछ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वगैरह के कुछ केसेस में डिफॉल्ट्स हो गए और लोगों के 28,000 करोड़ रुपए फंस गए। तो इसलिए ये रिस्क, आपको एफडी से बेहतर रिटर्न आएगी, लेकिन रिस्क है, वो रिस्क आपको जानना है। इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू एन एफडीआर। तीसरा तरीका है कंपनी डिपॉजिट्स। अब जो जितनी अच्छी कंपनीज हैं वो कंपनी डिपॉजिट्स लेती हैं। वो जैसे सपोज करिए बजाज फाइनेंस है, बजाज ऑटो है, टाटा स्टील है, ये सब लोग कंपनी डिपॉजिट्स लेते हैं और करीबन 7, 7.5, 8% का रिटर्न दे देते हैं, और 1-1, 2-2 साल की ड्यूरेशन होती है। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन। अगर आप AAA रेटेड कंपनी सिलेक्ट करिए, हर कंपनी की रेटिंग होती है। जो अच्छी कंपनीज हैं, जो फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं, उनकी रेटिंग AAA होती है। तो आप ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करिए, उसमें से आपको 7, 7.5% की रिटर्न पे आप कंपनी डिपॉजिट्स दे सकते हैं, और वो एक फिक्स पीरियड के लिए होगी। वो ट्रेड नहीं होती, लिक्विडिटी नहीं होती, तो इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन की रखिए। आपने 2 साल के लिए रखनी है, 3 साल के लिए रखनी है, और छोटे छोटे अमाउंट दीजिए। किसी कंपनी में कोई फंस भी गया, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो रिस्क डिवाइडेड रहता है, बट यू विल गेट अ हायर रिटर्न देन एन एफडी। जो सबसे इंटरेस्टिंग फिक्स्ड इनकम में जो एसेट क्लास है वो है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है कि जैसे एफडीआर में आपने 6% पे इंटरेस्ट करा, आपने 7% पे एफडी बनवाई, अगले साल जब आप गए तो इंटरेस्ट रेट 6% हो गया। लेकिन बॉन्ड के केस में मजे वाली बात यह है कि आपने अगर 5 साल लंबा बॉन्ड खरीदा है, जो कि अगर 8% पे इशू हुआ है, हर कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बैंक ऐसे बॉन्ड्स इशू करते हैं। जब ये, इसे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी कहते हैं, एनसीटीज कहते हैं। अगर ये 8% के कूपन रेट पे, अगर 8% इंटरेस्ट रेट पे ये इशू हुआ, तो पूरे 5 साल के लिए 8% ही रहेगा, और वो ट्रेड होता है एक्सचेंज में।
अब सपोज करिए इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट अगर घट जाते तो क्योंकि बैंक वाला तो आपको 7 की जगह 6 दे रहा है, तो और यहाँ पे आपने 8% पे बॉन्ड लिया हुआ जिस पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये बॉन्ड की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो बाजार में बढ़ जाती है। तो सपोज करिए आपने जो 1000 रुपए का बॉन्ड लिया था जिसके इंटरेस्ट रेट 7% है या 8% है, अगर ऐसा आपने कोई बॉन्ड लिया था और इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो इस बॉन्ड की वैल्यू 1 साल बाद 1100 रुपए हो जाएगी। तो आपको 8% तो आ ही रहा है। अगर आप उसको कभी लेने जाएं तो 1000 रुपए का जो आपने बॉन्ड खरीदा था उसके 1100 रुपए आपका में बिक जाएगा, 100 रुपए का कैपिटल गेन भी मिलेगा, जो कि बैंक एफडीआर में नहीं होता। अगर आपको याद हो 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ये लोग टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशू करा करते थे, पीएफसी, आरईसी, एनएचएआई, और 8-8% का उसमें टैक्स फ्री रेट था। अब तो बंद हो गया पिछले 4 साल से। उससे पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बहुत इशू करे और वो ट्रेड भी होते थे। आपको पता है कि वो 8% का 9% का इंटरेस्ट भी आता है, टैक्स फ्री भी होता है, और जो 1000 रुपए उसमें इन्वेस्ट करे वो 1400 रुपए का भाव में बिकता भी है। तो इसके लिए एक जायजा लेने की जरूरत है कि आप जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो अगर फॉलिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम है, अगर इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हैं तो बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे केस में आप या तो इंडिविजुअल बॉन्ड्स में खरीदें या डेट म्यूचुअल फंड्स में जाएं, वहां पे जो वो भी ऐसे ही बॉन्ड्स ही खरीदते हैं, उनकी एक्सपर्टीज थोड़ी ज्यादा होती है, तो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा इन एडिशन टू रेगुलर इंटरेस्ट। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिए कि अगर आपको लग रहा है या आपके सलाहकार ये बता रहे हैं इन्फ्लेशन कम है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, तो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट्स घटते रहते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट फॉलिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम है तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में जाइए और बॉन्ड्स में जाइए। अगर इंटरेस्ट रेट राइजिंग रिजीम है, इन्फ्लेशन आपकी बढ़ गई है, तो आरबीआई आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। अभी तो इन्फ्लेशन रेट कितना 3-4% के करीब चल रही है। अगर ये 7-8-9% हो जाती है तो आरबीआई आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। उस केस में आपको बॉन्ड्स में नहीं रहना, आपको डेट म्यूचुअल फंड में नहीं रहना, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो बॉन्ड्स की जो 1000 वाला 1100 हो गया, वैसे ही वो 1000 वाला 950 रुपए भी हो जाता है। उस केस में आपको बॉन्ड से निकलना है, डेट म्यूचुअल फंड से बाहर निकलना है, एफडीआर में आ जाना है। तो एफडी के अंदर इंटरेस्ट के घटने बढ़ने से उसकी जो कैपिटल वैल्यू है वो चेंज नहीं। तो जो भी आप जिस फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू जाएंगे वो ही विल बी एबल टू गाइड यू, बट यू नीड टू कीप एटलीस्ट 30-40% इन फिक्स्ड इनकम ऑल्सो। और मेरे ख्याल से बहुत छोटा संक्षिप्त में मैंने आपको एक इन्वेस्टमेंट्स का ओवरव्यू दे दिया है, वेरियस क्लासेस बता दी। अब आपके कोई सवाल जवाब हो? So basically, to sum up, you want to say we can put 10 in gold, 10 for our running expense, 40 in fixed income, and 40 in our stocks. Correct. Yeah. And जो fixed income वाला है आपका, उसमें आप rising inflation में, rising interest rate में आपका दूसरी स्ट्रैटेजी होती है, और फॉलिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम में दूसरी स्ट्रैटेजी होती है। करेक्ट। एंड तो अगर आपको फिक्स इनकम में एफडी तो सीधा सीधा है ही, आपने एफडी गए बैंक में कराई, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, फॉर अ लेमैन इट्स फाइन। बट अगर आपको उसमें से एक्स्ट्रा कुछ क्रिएट करना है, then bonds and debt mutual funds. We have a question here. Ladies are raising their hands, so I'm just unmuting. Geeta Nair has a question. Sajna? Yeah. Are you able to spot Geeta Nair? Yeah, I have spotted her. Yes, Geeta? Sajna, can you unmute her? Yeah. Okay. I think she's already unmuted. Hanji, Geeta, go ahead, please. Geeta? I wanted to ask what about property investment at this time? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के अंदर उसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत अच्छी है ये,
बट एक तो क्या है कि दिस सेशन इज अबाउट स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स. सेकेंडली, प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो टिकट साइज है, आप 2 लाख 5 लाख की तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आपके लिए 2-4 करोड़ 5 करोड़ रुपए चाहिए अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए. फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, टोटली लिक्विड होती है. आज आप खरीद ले, 6 महीने बाद आपको पैसों की जरूरत है, आप उल्टे लटक जाओ, बिकेगी नहीं. ठीक है ना. आपको आज भी खरीद लो और 15 दिन के बाद अगर आपको बेचनी है तो 10-20% का फटका लग जाए. तो उसके अंदर इलिक्विडिटी, टाइटल प्रॉब्लम्स. आपने खरीद लिया, पता चला कि 4 भाइयों की थी, वो को-ओनर था, एक आदमी से आपने खरीद ली, बाकी 3 आदमी जाके स्टे ऑर्डर ले आए, आप घूम रहे हो प्रॉपर्टी के पीछे 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 की कहां गई. दूसरी उसके अंदर इलिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है. अगर आप जरूरत से ज्यादा अगर आप रह रहे हैं, जिस मकान में खरीद रहे हैं, अगर आप उसको सेल्फ यूज के लिए रख रहे हैं तो परफेक्ट है. अगर आप उससे ज्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उसका पोजेशन में प्रॉब्लम आती है, टैक्सेस की प्रॉब्लम आती है कि किसी ने कब्जा कर लिया तो आप कोर्ट कचहरी करते रहिए. इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस. यू नीड अ स्पेशलाइज्ड पर्सन टू डू इट. वो सिर्फ यही कर रहा है, छोटा आदमी नहीं कर सकता. छोटे आदमी के लिए एक ऑप्शन है, छोटी सी, एक सेबी ने शुरू करा है रीट्स का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इसमें सिमिलरली टू ETF, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और वो म्यूचुअल फंड की तरह से होता है. और वो उन पैसों को पूल इन करके जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उसी के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो रेंटल इनकम आती है वो आपको देते हैं और एक्सचेंज पे वो लिस्टेड होते हैं. अभी तक सिर्फ एक ही आया है, रीट जो है वो एम्बेसी के नाम से ट्रेड होता है. वो दैट इज द ओनली रीट अभी तक, बट होपफुली दिस माइट कैच अप. There's another question from Printers Point. I will unmute them. Printers Point, you're unmuted. Yeah, hello sir. Yeah. मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने ETF बताया था, ETF इज SIP का एक पार्ट है या क्या? नहीं. ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. जो SIP एक ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन होती है टू अ म्यूचुअल फंड. SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. ठीक है. उसके अंदर आप अपने म्यूचुअल फंड को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप जो है हर 15 दिन में या एक महीने में जो भी आपने ड्यूरेशन दी है, इतने पीरियड पे वो आप पैसे हमारे डिडक्ट करें और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. अब म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम असली क्या है, इट वर्क्स सिमिलर टू ETF. सेम उसका जो प्रपोजल जो फंडा है वो सेम है. एक तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड मैनेजर है उसकी डिस्क्रिशन रहती है कि वो किस शेयर में खरीदेगा, किस शेयर में नहीं खरीदेगा. तो जो आपकी किस्मत है वो लिंक्ड है उस फंड मैनेजर की प्रोफेशनलिज्म. अगर वो बहुत अच्छा है तो ही विल आउट परफॉर्म द इंडेक्स, अगर वो ठीक नहीं है तो ही विल अंडर परफॉर्म. दूसरा आता है जो मैनेजमेंट फीस होती है. जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर एनुअली करीबन 2.5% मैनेजमेंट फीस कटती है. 1% म्यूचुअल फंड लेता है और करीबन 1-1.5% जो डिस्ट्रीब्यूटर जिसके थ्रू आप जाते हो म्यूचुअल फंड लेने के लिए, उसको वो कमीशन मिलती है. तो इसलिए वो जाती तो आपकी जेब से ही है. तो इसलिए म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न्स कैन बी स्लाइटली पुअरर, बट म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप फोकस एरिया चेंज कर सकते हैं. इन द सेंस कि आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड ले सकते हैं. आपने कहा जी फार्मा फंड अच्छा लगता है, तो आप फार्मा फंड ले सकते हैं जिसमें सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स होंगे. आप इंफ्रा फंड ले सकते हैं जिसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स होंगे. बट उसमें क्या है, टोटलिटी में रिस्क थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. यू कैन गेट अ बेटर रिटर्न, यू कैन गेट अ वर्स रिटर्न. बैरोमीटर तो आपका इंडेक्स ही है. अब अगर ETF के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती, जो फंड मैनेजर है उसको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है. उसको अगर 8% रिलायंस इंडस्ट्रीज लेना है तो 8% लेना ही है. उसके पास उसको 7 नहीं कर सकता, उसको 9 नहीं कर सकता. हिंदुस्तान लीवर का अगर वेटेज इंडेक्स के अंदर 6% है तो उसको 6% हिंदुस्तान लीवर लेना है. टाटा स्टील का है तो टाटा स्टील लेना है. जितना भी जो भी इंडेक्स है उसका कोई उसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता.
सेकेंडली उसके अंदर कोई मैनेजमेंट फीस इज वेरी लो, क्योंकि फंड मैनेजर कोई बहुत अकलमंद आदमी तो चाहिए नहीं, वो तो इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, इंडेक्स की वेटेज को ट्रैक कर रहा है। जो स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स कमेटी है वो डिसाइड करती है कि किस कंपनी का क्या क्या वेटेज होना चाहिए, कौन सी कंपनी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो उसका कोई बहुत ज्यादा अकलमंदी का काम नहीं होता है, तो इसलिए उसको मैनेजमेंट फीस भी बहुत कम रखी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर को कोई पैसे नहीं दिए जाते। तो जहां पे आपका 2.5% का साल का खर्चा आता है, वहां पे शायद 0.5 या 0.75 का खर्चा ETF मैनेजमेंट फीस में लगता है। तो इसीलिए ETF, अगर फॉर लेमैन ETFs आर सुपीरियर टू म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको उसके अंदर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो म्यूचुअल फंड में सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। I hope your query is answered. एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन। Yeah, please go ahead. ये जो आपने बॉन्ड्स बताया उसमें कोई लॉकिंग पीरियड भी होता है? देखिए, जब कंपनी होती है वो उसके लिए लॉक इन होता है। कंपनी तो सपोज करिए 10 साल का बॉन्ड इशू करा तो 10 साल के लिए होगा, लेकिन वो एक्सचेंज पे ट्रेडेड रहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज बाय एंड सेल दोस। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट, वो मार्केट रेट के अंदर ही। सपोज करिए किसी कंपनी ने 1000 रुपए में बॉन्ड इशू करा 8% इंटरेस्ट रेट पे करा, तो उसको तो जिंदगी भर वो जो 10 साल का अगर उसका पीरियड है उसको 10 साल तक 8% देना ही है 1000 रुपए पे। जब 10 साल खत्म हो जाएंगे तो वो आपको 1000 रुपए वापस दे देगा। उससे पहले अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो वो बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा हो जाती है और वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, आप एक्सचेंज में उनको बेच सकते हैं। और जो खरीदने वाला है वो महंगा क्यों खरीदेगा, क्योंकि उसको FD में 6% मिल रहा है। अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेशन होती है, उसके अंदर अगर प्रीमियम को कैलकुलेट करो और उसमें कितना उसको प्रीमियम पे कर रहा है उसकी सब कैलकुलेशन करके यील्ड रेट निकलता है, तब होता है। लेकिन बॉन्ड्स अगेन रिस्की हो सकते हैं। अभी 2 साल पहले DHFL ने बॉन्ड्स इशू करे थे, ऐसे ही लोगों को 70% का नुकसान हो गया। जो 1000 रुपए में इशू करे थे वो 250 रुपए में हो गया, क्योंकि DHFL खुद फेल हो गई। दैट इज अ रिस्क, इट इज नॉट अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, इट इज रिस्क। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज ऑलवेज देयर इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हिंदुस्तान में अभी तक बैंक्स फेल नहीं हुए हैं। जो FD में अभी तक हम लोग इंटरेस्ट डिफॉल्ट रिस्क नहीं मानते, बट टेक्निकली वो डिफॉल्ट रिस्क भी है बैंक्स में। Okay, we have another question from Anju Jain. Anju Jain, you can ask. Anju Jain. Have you unmuted her, Sachna? No, she has to unmute herself. Yeah, she's unmuted. Anju Jain. Yeah, I was asking कि ETF is a better choice to invest in, and secondly, जैसे हम लोग तो हाउस वाइज हैं, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो इज इट नॉट राइट कि हम पहले किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करें या किसी को साथ कैसे करें? मतलब अगर कुछ हमें करनी है ETF के अंदर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ किसी ब्रोकर से अकाउंट खोल लीजिए। ओके, ब्रोकर को आपको इंस्ट्रक्ट करना है, या अगर आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट है, ऑनलाइन जाके आपको कुछ शेयर देखना ही नहीं है। आपको तो आपने सोच लिया कि हर 1 तारीख को और 15 तारीख को मेरे को 10,000 रुपए के खरीदने हैं, तो आपने हर 1 तारीख को 10,000 रुपए के खरीदने हैं, 15 तारीख को 10,000 के खरीदने हैं। ना आपको बाजार देखना, ना कुछ देखना, अपने 15 साल के बाद देखना कि भाई क्या हुआ। ओके, थैंक यू। Rajiv ji, we have lot of comments in the chat box. I would like to tell you, very well explained. Thank you Rajiv ji, बहुत अच्छी तरह किया है। Thank you. So if we have more questions, people you can ask, you can just raise your hand. I would like to add something to what Rajiv said for everybody कि अगर हमें कुछ भी ट्रेड करना है तो हमारे पास 2 चीजें जरूरी हैं, एक बैंक अकाउंट as he put it earlier and एक डीमैट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हम सबका है, डीमैट अकाउंट है जहां आप ETF खरीद के रखोगे, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सबके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। So for any kind of investment other than property, you need a demat account. Am I right, Rajiv? That's right. Yeah. So Anju, even if you want to go, आप बिगिनर हो, आपका कोई भी किसी भी एक्सचेंज मेंबर से आप ट्रेड कर सकते हो, बट आपको 2 चीजें जरूर चाहिए, बैंक अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट, एंड योर ब्रोकर कैन हेल्प यू इन ओपनिंग योर डीमैट अकाउंट आल्सो।
one more question. We have a question, Rachna. Yeah, Hanji, we have a question from Madhu Bala. Let me unmute her. Madhu Bala, I have found her. Unmute. Madhu Balaji, you can ask your question, please. Yeah, good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening. सर आपने जो अपना पूरा पोर्टफोलियो बताया उसमें हमने इन्वेस्टमेंट्स देखे मार्केट में, एफडीज एंड ऑल दोस, क्या हमें इसमें इंश्योरेंस शामिल नहीं करना चाहिए एक पार्ट पे? इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस है, वो तो कोई वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो है नहीं। और कभी भी आप वो जो आपको यूलिप वगैरह जो भी मार्केटिंग करी जाती है जी, उससे आप मेरे विचार में बिल्कुल दूर रहें। अगर इंश्योरेंस के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इंश्योरेंस आपको क्या चाहिए, जो लोग आपको लपेट के बताते हैं कि हाँ जी आप इतने की इंश्योरेंस कर लीजिए, जिसे एंडाउमेंट पॉलिसी कहते हैं, ठीक है, जी, कि आप इतने की इंश्योरेंस कर लीजिए, इतना प्रीमियम लगेगा, 2 साल के बाद वो प्रीमियम वापस हो जाएगा, 10 साल के बाद इतने पैसे मिल जाएंगे, वो सब शैम है। डोंट डू इट। आपको इंश्योरेंस 2 तरह की चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस, एक मेडिकल इंश्योरेंस, दैट्स ऑल। टर्म इंश्योरेंस अगर आप एज ठीक है, सपोज करिए 30 साल की है, तो 1 करोड़ रुपए की अगर आप सम इंश्योर्ड रखते हैं, उसकी जी, मात्र प्रीमियम इज 8,000 रुपीज पर ईयर, दैट्स ऑल। टर्म इंश्योरेंस एंड यू कैन गेट इंश्योर्ड टिल 75 इयर्स ऑफ एज। आपका वो प्रीमियम रेट नहीं चेंज होगा। आपके बच्चे अगर सपोज करिए 30 साल के हैं, उनके आज से ही वो टर्म इंश्योरेंस ले दीजिए, जिससे हमने भी अपने बच्चों का ऐसे ही कर रखा है, उनका टर्म इंश्योरेंस लिया, क्योंकि जितनी कम एज में लेंगे वो प्रीमियम कम रहता है और वो प्रीमियम फिक्स रहता है, प्रीमियम बढ़ता नहीं है। दैट इज इंश्योरेंस, कि अगर किसी कुछ हो जाए तो आपको पैसे पूरे मिल जाए। तो आइडिया इज कि प्रीमियम बिल्कुल कम होना चाहिए और रिस्क कवरेज ज्यादा होनी चाहिए। जितनी आपको Exactly. एंडाउमेंट पॉलिसीज बेची जाती हैं, उसके अंदर जो सम इंश्योर्ड है वो बहुत कम होता है और इन्वेस्टमेंट जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप सपोज करिए उससे 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेंगे तो वो कहेगा जी 50,000 रुपए का प्रीमियम बनेगा साल का, और 3 साल के बाद आपको ये प्रीमियम वापस हो जाएगा, 5 साल के बाद ये पैसे वापस हो जाएंगे। वो सब बेवकूफ बनाने वाला काम है, क्योंकि इंश्योरेंस आप नहीं करते। For getting yourself insured for 1 crore, you just need 8,000 rupees per year. Why do you want to pay 50,000 rupees for getting insured for 10 lakhs? तो इनको अलग अलग खानों में रखिए। दूसरी इंश्योरेंस है आपके लिए जो जरूरी है, वो मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडिक्लेम जरूर होना चाहिए। वो ये दोनों इंश्योरेंस ऐसी हैं कि जरूरत पड़ी तो ठीक है, अम्ब्रेला की तरह से। इंश्योरेंस इज जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला। आप छतरी लेके बाहर निकले, बारिश आई, धूप आई तो छतरी ओढ़ ली, वरना वापस ले आए। अब इसके अंदर क्या है कि वापस नहीं होता। जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस है, आपने गाड़ी की इंश्योरेंस ली, एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम मिल जाएगा, नहीं हुआ तो गया पैसे। सेम ऐसे ही इसमें है। अगर आपने इंश्योरेंस लेनी है, ये दो इंश्योरेंस जरूरी है। और जो बैलेंस आपका पैसा बचता है, वो अगर आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे, इन यू विल गेट अ मच हायर। Of course, जो mutual आपको funds तो एंडाउमेंट wealth पॉलिसी बेचने आता है, उससे आप पूछिए कि भाई ये मैं इतना पैसा है, इसकी मैं टर्म इंश्योरेंस कर लेती हूँ, इसको म्यूचुअल फंड में डाल लेती हूँ, प्रॉफिट कम से कम इंश्योर तो पूरी हो रही है। So we have another एक्चुअली तो question. अगर आप देखें तो एलआईसी ने ये मिस सेलिंग कर करके एक पूरी जनरेशन को हिंदुस्तान की अंडर इंश्योर्ड रखा है। मेरी भी इंश्योरेंस नहीं हो सकती, क्योंकि अब हो नहीं सकती, और उस वक्त हुई नहीं, क्योंकि उस वक्त एलआईसी सिर्फ एंडाउमेंट पॉलिसी बेचती थी कि आप जो है 5,000 रुपए साल का प्रीमियम देना जी, 50,000 रुपए की आपकी इंश्योरेंस हो गई, 3 साल के बाद वो प्रीमियम सारा वापस आ जाएगा और 25 साल के बाद वो पैसे भी वापस आ जाएंगे। तो फिर हम बड़े खुश हो जाते थे कि हाँ जी इंश्योरेंस हमने कर ली और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी वापस आ गया और वो सम इंश्योर्ड भी वापस आ गया। और ये बात में पता चला कि ये इंश्योरेंस तो हुई ही नहीं। 50,000 रुपए की इंश्योरेंस क्या होती है, और हमसे 5,000 रुपए का प्रीमियम ले लिया उन्होंने। तो यही फैक्टर सर, इंडिया अभी भी 6% पॉपुलेशन ही सिक्योर्ड है पूरी। Exactly. So the entire generation has been left uninsured. We are underinsured. तो अगर आप अभी लेते हैं, सपोज करिए आप अपना तो छोड़ दीजिए, बच्चों का सपोज करिए 30 साल का आपका बच्चा है, उसके नाम से लेते हैं, 75 इयर्स तक की एज का लेते हैं, he is insured till 75 years, you just keep on paying 8,000 rupees a year.
और 8,000 रुपीज पे करने के लिए आपको क्या करना है, 1.5 लाख रुपए की आप एफडी करा दीजिए। टर्म इंश्योरेंस प्लान करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, आप 1.5 लाख रुपए की एफडी करा दीजिए बैंक में, जिसका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर वो इंटरेस्ट को रिन्यू नहीं करेगा, इंटरेस्ट आपको क्रेडिट देगा। और बैंक से ये टर्म इंश्योरेंस लीजिए और उसको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि इस बैंक से ऑटोमेटिकली पे अपना प्रीमियम लेता रहे साल का। तो एक तरफ बैंक आपको पैसे देता रहेगा, दूसरी तरफ वो इंश्योरेंस कंपनी उसकी लेती रहेगी। आप समझ लीजिए आपका 1.5 लाख रुपए का आपका वन टाइम एक्सपेंस है, 2 लाख समझ लीजिए। 1.5 लाख रुपए का आपका वन टाइम एक्सपेंस है और आपका 1 करोड़ रुपए का फॉर लाइफ टाइम यू आर इंश्योर्ड विदाउट पेइंग एनीथिंग। बताइए इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक क्वेश्चन और है। थैंक यू मधुबानी। गीता, क्वेश्चन मीना थिरानी हैज अ क्वेश्चन। ऑल्सो गीता नायर। गीता जी तो हो गया क्वेश्चन सच में, उन्होंने दोबारा रेज हैंड किया था। अच्छा, मीना थिरानी का करके आई थिंक वी शुड वाइंड अप आल्सो। मीना, Sachna, can you, are you able to see her? Yeah, let me check. Meena, yeah, I can see her. Okay, go ahead. Meena ji, please unmute yourself. हो गया। मीना बोलिए। मीना मैं ये जानना चाहती हूँ कि बच्चों के हिसाब से कौन सा अकाउंट ठीक रहता है, जिससे पहले चलते थे इंदिरा विकास पत्र जिसमें 5 साल में डबल हो जाते थे, ऐसा आजकल कुछ अकाउंट है, ऐसा कुछ सिस्टम है जो हम बच्चों के लिए फिक्स करा के जा सकते हैं? देखिए बच्चों के लिए क्या है कि अगर आप डीमैट अकाउंट वगैरह जो भी कुछ खोलती हैं, आर वी टॉकिंग अबाउट माइनर चिल्ड्रन और मेजर चिल्ड्रन? माइनर है। माइनर है, यानी कि आप जो बिल्कुल ही अंडर 18 है, तो ये कोई भी इन्वेस्टमेंट्स माइनर के नाम से नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद खरीद नहीं सकता, लेकिन आप अपने नाम से खरीद सकते हैं। जब वो मेजर हो जाए तो आप उसको गिफ्ट कर दीजिए टैक्स फ्री। या अगर कोई ऐसे कोई पत्र वत्र जो सब गवर्नमेंट कभी कोई स्कीम निकालती है, जैसे वो लक्ष्मी, वो गृह लक्ष्मी कोई स्कीम निकली थी बच्चों की, लड़कियों वाली थी, वो दे आर फाइन। Okay, so anybody else has a question? Geeta Nair wanted to ask. I don't know whether she still wants to ask. Geeta ji, your hand is raised. Do you want to ask something? Yes. हाँ जी, बोलिए गीता, बोलिए गीता, quickly. Can you hear me? Yes. I wanted to ask कि like we have our kitty money at home, which is in cash, not bank money. What to do with that? Again, come again, please. Sorry. हमारे पास किटी के पैसे होते हैं, cash money basically. With that, if we don't want to buy gold or jewelry, and that is cash, that is not bank money, what can we do with that? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो भी आप फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हैं, दे आर ऑल अकाउंटेड फॉर। जैसे ही आप बैंक अकाउंट खोलेंगे, डीमैट अकाउंट खोलेंगे, उनमें सब में आपके पैन नंबर पहले से जाएंगे, पैन कार्ड जाएंगे, सो एवरीथिंग इज ट्रैक्ड। तो जो आपके पास अनअकाउंटेड मनी है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी साड़ी खरीद लें, ज्वेलरी खरीद लें, ये सब मतलब इट्स जस्ट फॉर ब्लोइंग अवे, इट हैज नो रियल गुड इकोनॉमिक वैल्यू टू माय माइंड। क्योंकि जो पैसे, जो कैश है, वो आपको 2 जगह खप सकता है, या प्रॉपर्टी में, या आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो अब गोल्ड बिस्किट खरीद के रख लीजिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उस कैश में, और कोई तरीका है मेरे ख्याल से नहीं। फाइनेंशियल एसेट्स में खरीदना बहुत मुश्किल है। राजीव जी, जैसा हम देख रहे हैं, लोगों के क्वेश्चंस की झड़ी लगी हुई है, परंतु Devditi is known to start programs on time and end programs on time, and we want to leave people asking for more. We want to have everybody saying कि राजीव जी को प्लीज लाओ, राजीव जी को प्लीज लाओ। तो on this note, हम देवदीति तहे दिल से आपका थैंक यू करती है for being in on the session and lending so much value to all of our ladies, and I can see there are many men also on this session. और बहुत जल्द आपके साथ एक सेशन और करेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज अधूरी रह गई हैं और बहुत सारे आयामों में आपसे समझने की जरूरत है। So we thank you from the bottom of our heart, Vanadi and me, on behalf of Devditi Foundation. Thank you, Rajiv ji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And I'm ending the session now. Thank you. Thank you.